फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पुलिस और पुलिस अधिकारी सारे, एसडीएम, कोतवाली, सारे लोग राजेश तिवारी की तलाश कर रहे होते हैं। पूरा सारे गाड़ियां लेकर सारे अधिकारी एक साथ तलाश कर रहे होते हैं। राजेश तिवारी दर्जी जो होते हैं उनको ढूंढ रहे होते हैं, उनका पता पूछ रहे होते हैं। तो सारे लोग परेशान होते हैं, आखिर क्यों उनका पता क्यों पूछ रहे हैं? लगता है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है, कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए पूरा प्रशासन इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो उससे पहले राजेश तिवारी तक बात पहुंच जाती है, जो दर्जी होते हैं उनके पास पहुंच जाती है कि अरे भाई, तुम्हारे पीछे तो पूरा पुलिस प्रशासन आया हुआ है, तुम्हें ढूंढ रहा है कि उनका राजेश तिवारी का दुकान घर कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं वो। जब उनको पता चली तो वो काफी सहम गए कि अरे क्या ऐसा क्या हो गया भाई। तो उन्होंने आराम से शांति से अपनी चेयर पर बैठ गए। मशीन, एक गरीब इंसान, तो जब ऐसा पता चले कि सारी पुलिस उनको ढूंढ रही है तो कोई भी हो, जाहिर सी बात है, सोचने में पड़ ही जाएंगे। तो जब सारे हमारे अधिकारी वहां पहुंचे, पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, राजेश तिवारी से बात करते हैं, तो वो सैल्यूट करते बोलते हैं, साहब हमने क्या गलती कर दी कि ऐसे आप सारे लोग हमें ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने बताया, नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है और आप हमें सैल्यूट मत करिए। अब आपको सारी दुनिया, सारे लोग आपको सैल्यूट करेंगे और आपको जहां जहां आपका बेटा जाएगा वहां वहां आपकी पहचान होगी। अब आपको लोग याद करेंगे, आपका नाम लेंगे। तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा पूरे भारतवर्ष में सेकंड रैंक से पास हो गया है, सेकंड रैंक लेके आया है। तो खुशी हो गए, गदगद हो गए उनके पिता। और जो सारे अधिकारी होते हैं वो फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा एक एक करके सारे लेके आते हैं और दर्जी राजेश तिवारी जी को हाथों में थमा देते हैं। वहां पूरा जमावड़ा लग जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे मीडिया कर्मी भी आ जाते हैं उस समय, क्योंकि खबर वहां पर सारे लोग ये आखिर ऐसा हुआ क्या जानने के लिए सारे लोग आते हैं। जब उनको सबको पता चलता है कि कोई वहां पर सेकंड रैंक पर वो जो लड़का सूरज तिवारी वो सेकंड रैंक लेके आता है यूपीएससी में, तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पूरा हर्ष और उल्लास का माहौल हो जाता है। चलिए, ये बात है हमारी यूपी उत्तर प्रदेश की। और मैनपुरी कस्बा कुरावली और वहां का गांव जो पड़ता है दरनाजपुर में जो राजेश तिवारी होते हैं, ये दर्जी का काम करते हैं। इनके 4 बच्चे होते हैं, 3 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। इनका जो सेकंड नंबर का जो बेटा होता है सूरज तिवारी, ये यूपीएससी से पढ़ रहा होता है। यूपीएससी से मैं 11वीं पास करके जो 12th में आया, तो यूपीएससी में इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, सॉरी सीबीएसई से इन्होंने 12th किया, तो ये 12th में फेल हो जाते हैं। जब 12th में फेल हो जाते हैं तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं यूपी बोर्ड से अब एग्जाम दूंगा 12th का। तो इन्होंने 2014 में यूपी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से उन्होंने एग्जाम दिया और ये 2014 में पास हो जाते हैं। यूपी बोर्ड से जब एग्जाम देने के बाद 2014 में पास हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पंडित थे। तो उन्होंने सोचा कि चलिए पंडिताई का काम शुरू करते हैं। तो पंडिताई का इन्होंने काम, पूजा पाठ कराना, वो सारा शुरू किया, लेकिन वो सही से चला नहीं। तो उन्होंने बोले चलिए कहीं जॉब के लिए चलते हैं। तो सूरज तिवारी चले जाते हैं बम्बई में कुछ दिन काम करते हैं, पर वहां पर नहीं इनको अच्छा बैठता है। तो फिर ये दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद में ये नोएडा में जॉब करने लगते हैं। नोएडा में जॉब करते हैं तो बात है 28 जनवरी 2017 की। इनको वेतन मिलती है, सैलरी मिलता है और ये काफी खुश होते हैं और अपने घर जाने की प्लानिंग बनाते हैं। घर जाने के लिए काफी मिठाइयां और कुछ सामान लेके आते हैं, बहुत खुश होते हैं। खुशी होती है फ्रेंड्स जब हम अपने घर से बहुत दूर रहते हैं और जब हम अपने घर जाने वाले होते हैं, एक अलग ही खुशी होती है। और घर वालों को भी इंतजार रहता है अपने बच्चों को, और बच्चों को भी खुशी होती है कि हम बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहे होते हैं, और जो सैलरी मिलती है उसकी खुशी ही अलग होती है। तो अपने घर जाने की इन्होंने प्लानिंग बनाई, तैयारी की और 29 जनवरी को ये तैयार होके अपना ट्रेन पकड़ते हैं। दिल्ली से जो अलीगढ़ की ओर जाने वाली होती है, ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस समय बहुत भीड़ होती है ट्रेन में, बहुत ज्यादा, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। जब जगह नहीं होती है तो ये क्या करते हैं, दादरी स्टेशन आता है और वहां ये जो गेट होता है, वहां गेट से ही खड़े हुए, तो क्योंकि अंदर बिल्कुल जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, सीटें खाली नहीं, क्या किया जाए, तो गेट से खड़े होते हैं। अब अंदर से इतना जोर से धक्का आता है, कौन धक्का देता है कुछ पता नहीं चलता है भीड़ में। जब धक्का इनको लगता है, ये ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं।
जब ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं, इनके जब हादसा हो जाता है तो पता नहीं चलता कि कब क्या हुआ। इनको बस ये पता चला कि ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं उसके बाद में इनकी जब आंखें खुलती हैं, सूरज तिवारी जी की हॉस्पिटल में अपने आप को पाते हैं। हॉस्पिटल में देखते हैं कि पेंट हो रहा है दीवारों पर, और चादर भी है, वो भी सब कलर वलर लगा हुआ है सफेद कलर का। तो अपने सामने जो देखते हैं सफेद कोट पहने हुए व्यक्ति को सामने पाते हैं, और वो पूछते हैं बेटा कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तब ये अपना नाम बताते हैं, क्योंकि ये बस सुन पा रहे थे और देख पा रहे थे, इनकी आंखें बस चल रही थी और देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे। तो इन्होंने अपना नाम बताया और पूछा, तो उन्होंने बोला कि बेटा सॉरी, हमें क्षमा कर देना, हमें आपकी उल्टे हाथ की ये 2 उंगलियां काटनी पड़ गई हैं। उन्होंने ये बताया, ये 2 उंगलियां आपके उल्टे हाथ की हमें काटनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें क्षमा कर देना बेटा। इनकी आंखों में आंसू होते हैं, बोलते कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपने हमारा जीवन बचा लिया, यही बहुत बड़ी बात है, 2 उंगलियां कट गई, कोई बात नहीं। वो डॉक्टर चले जाते हैं। उसके बाद में दूसरे डॉक्टर आते हैं, एक और डॉक्टर आते हैं, पूछते हैं बेटा कैसे हो, क्या नाम पूछते हैं, वो सब चीजें पूछते हैं सूरज तिवारी से। तो फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा हमें क्षमा कर देना, हमें माफ कर देना, हमें आपका एक सीधा हाथ काटना पड़ गया। जब हाथ की बात डॉक्टर ने बताई कि मुझे आपका सीधा हाथ काटना पड़ गया, तो आंखों में आंसू आ गए सूरज तिवारी के, क्योंकि सीधा हाथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने कोई भी काम करना हो सीधा हाथ, और जब किसी का हाथ कट जाए तो वो इंसान फिर क्या काम करेगा। आंख में आंसू आ जाते, काफी दुखी होते हैं। और जो एक डॉक्टर होते हैं तो उनको वीडियो दिखा रहे होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बता रहे होते हैं कि देखिए बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे हादसे हुए, लेकिन आज वो कहां से कहां पहुंचे हैं, वो सारी चीजें। लेकिन उनके सूरज तिवारी के दिमाग में बस उंगलियां, एक हाथ चल रहा था जो कि कट चुका है, दिमाग में वही चल रहा था, दूसरी चीजें उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो डॉक्टर चले जाते हैं। उसके बाद में 2 और डॉक्टर आते हैं। जब डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि हमें आपकी पैरों की ड्रेसिंग करनी है, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। उन्होंने बोला कैसी, मतलब पैरों की ड्रेसिंग क्यों, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला हमें क्षमा करना, हमें आपके दोनों पैर काटने पड़ गए हैं, जो नीचे के दोनों धड़ हैं, जो पैर, ये हमें दोनों काटने पड़ गए हैं आपके। नहीं तो अगर वो मैं आपके दोनों पैरों को नहीं काटता तो शायद आपकी जिंदगी नहीं बचती, हम आपको बचा नहीं पाते। जब सूरज तिवारी को ये बात पता चली कि उनके दोनों पैर कट गए हैं, तो वो काफी दुखी हुए, काफी हैरान परेशान हो जाते हैं, और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, कि हमारे दोनों पैर नहीं रहे, मैं चल भी नहीं पाऊंगा, मैं करूंगा क्या। बहुत दुखी होते हैं, समझ में नहीं आता उनको क्या करें। कुछ नहीं, बस डॉक्टर डेली आते हैं, पट्टी करते हैं, और उनकी पट्टी चल रही होती है, ड्रेसिंग हो रही होती है, पट्टी धीरे धीरे सूखने लगती है। व्हील चेयर का इंतजाम किया जाता है उनके लिए, व्हील चेयर पर बिठाया जाता है उनको। और एक दिन जेएनयू में जाते हैं हॉस्पिटल में दवाई के लिए। 4 महीने कंटिन्यू उनकी पट्टी चलती रहती है, क्योंकि जब तक पैर बिल्कुल सूख नहीं जाते हैं, 4 महीने पट्टी चलती है। एक दिन उन हॉस्पिटल में जाते हैं और लाइन में लगे होते हैं मेडिकल दवाई लेने के लिए। तो दवाई जब ले रहे होते हैं अपने पिता के साथ में, व्हील चेयर पे ये बैठे होते हैं, तो एक लड़का जेएनयू का वहां पर खड़ा रहता है, प्रकाश नाम होता है उसका। तो जेएनयू का जो लड़का देखता है कि ये बंदा जिसके हाथ कट गया है, जिसकी 2 उंगलियां कट गई हैं एक हाथ की, जिसकी दोनों पैर कट गए हैं, कितना खुश है वो। मतलब उसको कोई गिलानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई शिकवा नहीं है उसके चेहरे पे कि मतलब मेरे दोनों पैर कट गए, मेरा हाथ कट गया है। तो वो लड़का काफी खुश हो जाता है और सूरज तिवारी के पास में जाता है और बोलता है कि आप क्या, उनके बारे में पूरा पूछा, जानकारी लिया, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करके। तो उनके पिता से बोला कि आप कुछ पढ़ना चाहते हो। बोले हाँ, कहाँ पर, कैसा। उन्होंने चलो जेएनयू। तो वो अपने कॉलेज में लेके जाते हैं और पूरा कॉलेज घुमाते हैं। उनके पिता ने इजाजत दी कि ले जाइए, तो पूरा कॉलेज घुमा के लाते हैं वहां पर। उन्होंने बोला अच्छा इसमें एडमिशन लेना होगा तो मैं क्या करना हो। तो उन्होंने बोला एंट्रेंस इसमें होता है, प्रवेश परीक्षा देनी होती है, अगर तुमने इस प्रवेश परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और तुम यहाँ पर रह के पढ़ाई कर सकते हो। बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है। उन्होंने एक एंट्रेंस परीक्षा होती है वो दिलवाई, लेकिन उसमें फेल हो गए तो काफी नाराज हुए, हताश हो जाते हैं। सूरज तिवारी की जिंदगी भी क्या है, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी होती है
कि 3 महीने बाद फिर से पहली बार वो रिकॉर्ड होता है कि 3 महीने बाद फिर से एंट्रेंस परीक्षा होती है। तो बीए में फिर से ये एंट्रेंस देते हैं और भगवान की कृपा से दोबारा में ये इनका एंट्रेंस पास हो जाता है, प्रवेश परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन हो जाता है, जो प्रकाश लड़का होता है, जो एनजीओ से और एनजीओ जो होते हैं उनसे बात कर कर इनके लिए ऐसी व्हील चेयर का इंतजाम किया जाता है जो तीन उंगलियां हैं इनसे ही वो चलाई जा सके, बाकी और लोगों को इनकी जरूरत ना पड़े कि किसी एक को इनको लेके कहीं जाना है, उसकी जरूरत ना पड़े। तो एनजीओ से बात कर कर वो प्रकाश भाई इनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम करवा देते हैं और ये खुद ही अपने चेयर से कहीं भी जाना हो अपना करते। एक दिन इनके जीवन में बहुत ही बड़ी दुर्घटना होती है, जो 20 मई 2017 की ये घटना है। इनके जीवन में तूफान आता है। इनसे जो बड़े भाई होते हैं उनका एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। जब एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है इनके भाई की, बड़े भाई की, जो इनसे बड़े भाई होते हैं, तो काफी दुखी होते हैं। और वहां पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान अच्छे खासे लड़के को क्यों उठा लिया, उठाना होता तो इसको उठा लेते, जिसके हाथ और पैर दोनों ही कट गए, अब ये किसी का काम का भी नहीं रहा है, इसको उठा लेते, उसको क्यों भगवान ने छीन लिया, उसको क्यों उठा लिया। जब सूरज तिवारी को ये सारी बातें सुनने को मिली तो वो काफी दुखी हुए। उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं, अब मुझे कुछ करना है, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि अब मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं, और भगवान की कृपा से किस्मत ने साथ दिया था, उनका जेएनयू में जो सिलेक्शन हो गया था। तो फिर जब ये घटना हो जाती है फिर वहां से उनका मन बहुत दुखी हो जाता है और फिर वो अपने जेएनयू में एडमिशन जब हो जाता है वो चले जाते हैं, जेएनयू में चले जाते हैं। देखते हैं कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 9th मंजिल तक है। तो एक दिन उनके सारे जो एक भाई बहुत पढ़ रहा होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई, सूरज तिवारी ने बोला भाई तुम पढ़ते बहुत हो, क्यों इतना ज्यादा क्यों? तो बोला कि इतना पढ़ेंगे तभी तो हमें बड़ा अफसर बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है। तो उन्होंने अच्छा कैसे करना है, कैसे क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि अगर इतनी पढ़ाई करेंगे, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर हम वो एग्जाम पास कर लेंगे तो हम यूपीएससी की तैयारी करके हम अफसर बन सकते हैं। तो जब उन्होंने बोला आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब मैं भी इतना पढ़ाई किया करूंगा। तो सूरज तिवारी ने ठान लिया कि मैं भी पढ़ाई किया करूंगा और सूरज तिवारी ने बहुत मेहनत, 18 घंटे तक सूरज तिवारी पढ़ा करते थे। ओनली पूरा ध्यान पढ़ाई में था उनका। और उन्होंने उनका जो पहला वो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो उन्होंने प्री और मेंस दोनों ही जेआरई का पास किया, जेआरएफ का दोनों ही उन्होंने पास कर लिया। एक जेआरएफ एग्जाम होता है, वो एग्जाम करने के बाद में यूपीएससी वेलफेयर वहां पर सैलरी एक मिल जाती है कि अगर आपने ये एग्जाम पास कर लिया तो आपको गवर्नमेंट इतने महीने आपको सैलरी देगी, वो पास कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने 23 मई 2023 को उनकी जो रैंक आती है, सेकेंडरी रैंक आती है, वो पास कर लेते हैं, यूपीएससी निकाल लेते हैं। और जब वो उसके पहले मैं सॉरी आपको बता दूं, वो जब एंट्रेंस के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि सर लोगों ने जब केबिन में जो बैठे होते हैं उन्होंने पूछा कि आप स्पेशल मतलब आप हैंडीक्राफ्ट से आते हैं तो आप मतलब क्या करेंगे उनके लिए? तो उन्होंने बोला नहीं मैं जनरल करूंगा, मैं सबके लिए, मैं खुद अपने काम जो मैं होते हैं ना वो मैं अपने काम खुद करता हूं। तो ये जो वो सर होते हैं जो ये आंसर देते हैं, सारे सर बहुत खुश हो जाते हैं कि अपना काम खुद, और ये अलग स्पेशल कैटेगरी से नहीं देखते थे अपने आप को। एक जो नॉर्मल इंसान होता है ना वो उस कैटेगरी में अपने आप को देखते थे, सारे काम खुद किया करते थे, बल्कि उनके पैर कट गए थे फिर भी। तो उन्होंने बोला मैं अपने आप को स्पेशल कैटेगरी में बिल्कुल नहीं देखता हूं, मैं अपने आप को जनरल कैटेगरी में ही देखता हूं, अपने आप को जनरल कैटेगरी का ही मानता हूं। तो ये जब बात सुनी तो सारे जो सर होते हैं काफी खुश हो जाते हैं, उनका जो जवाब होता है। और उनका जो सेकेंडरी रैंक आती है पूरे भारत वर्ष में, उनको जो कोटा होता है उसमें, और अपने पापा को कॉल करते हैं कि पापा आप डीएम के पापा बन गए हैं। तो पापा बहुत खुश होते हैं और वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं।
आपको बता दूं आज उनको सांसद मंत्री सारे लोग सैल्यूट करते हैं। तो आज मैं उन भाइयों से बोलना चाहती हूं कि जो लोग अपनी जिंदगी से इतने हताश हो जाते, इतने निराश हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं आप जी कर क्या करना है, तुम्हारे हाथ पैर होकर भी तुम इतना हताश हो जाते हो, तो सीखो कुछ सूरज तिवारी जैसे लोगों से जो आईएएस ऑफिसर बन गए, जिनके दोनों पैर नहीं रहे, एक हाथ नहीं रहा, 2 उंगलियां नहीं रही, फिर भी उनको मैं सैल्यूट करती हूँ भाई, उनकी मेहनत को सैल्यूट करती हूँ, उनके जज्बातों को सैल्यूट करती हूँ भाई। और आप लोग जो आप निगेटिविटी अपने अंदर लेके आ जाते, अरे नहीं मैं नहीं कर पाऊं, क्यों नहीं कर पाओगे आप सब कुछ कर सकते हो, बस अपने अंदर हौसला तो रखो। ये जो आज की जो कहानी सुनाने का बस यही उद्देश्य था, आपको मोटिवेट करना कि देखिए ऐसे लोगों से भी सीखिए, ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। लोग कितने सारे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो अगर आप भी कहीं ना कहीं के हताश हैं या निराश हैं तो एक बार इनके जीवन परिचय को जरूर देख लीजिए। कैसी लगी आप सभी को हमारी ये सच्ची कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे।